हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जयश्री। वेलकम बैक टू द चैनल श्रीनियर जारा फिजिक्स। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, वैसे थंबनेल से आपने देख लिया होगा। मैथमेटिकल फिजिक्स जो है उसके जितने भी टॉपिक्स हैं उनके सारे फॉर्मूलेज हम लोग रिकॉल करने वाले हैं, सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करेंगे। अब देखो, मैंने अपने इस चैनल के ऊपर मैट्रिसेस का बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी करवा रखी है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करवा रखा है, आई थिंक। तो उसके अलावा सारे टॉपिक्स मैंने नहीं करवा रखे हैं, लेकिन अभी जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ इसमें मैंने ये सोचा है कि जितने भी टॉपिक्स मैथमेटिकल में हैं सबके फॉर्मूलाज और जो भी चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है, वो सारा एक ही वीडियो में रिकॉल करवाता जाए। अगर वीडियो लेंथी हो रही होगी तो इसके 2 पार्ट कर दूंगी मैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं, जो चैप्टर ले रहे हैं, वो है वेक्टर एलजेब्रा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं? वेक्टर एलजेब्रा, ओके। तो देखो, मान लो कोई वेक्टर ए वेक्टर है। अगर आपने, हाँ, वन मोर थिंग, पहले से पूरा पढ़ रखा है, मैथमेटिकल फिजिक्स पूरी कर रखी है, तभी इस चीज़ का बेनिफिट होगा, है ना। अगर फर्स्ट बार कर रहे हो तो क्योंकि मैं डायरेक्ट ही बोलूँगी सारी चीज़ें तो वो समझ में नहीं आ पाएगी अगर फर्स्ट बार कर रहे हो तो। अगर पहले पढ़ा हुआ तो ही आई थिंक बेनिफिशियल होगा। तो एक बार पूरी कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जहाँ से भी नोट्स वगैरह से अरेंज हो सके हैं। उसके बाद में रिवीजन के अकॉर्डिंग इस वीडियो को लेना है, ठीक है, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स काफ़ी डायरेक्ट बोलूँगी। ऐसा ऐसा होता है जो कि आपको पढ़ रखा होगा तभी पता होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कोई वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है। मान लेते हैं कि वो एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ में, एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ में क्या एंगल बना रहा है? अल्फ़ा, बीटा और गामा एंगल्स बना रहा है, ठीक है। उस केस के अंदर अगर हमको क्या लिखना है, डायरेक्शन कोसाइंस लिखने ए वेक्टर के। अगर हमको डायरेक्शन कोसाइंस लिखने ए वेक्टर के तो हम कैसे लिखेंगे? हम उनको एल एम एन से डिनोट करते हैं। एल किसको बोलते हैं? कोस अल्फ़ा को। एम किसको बोलते हैं? कोस बीटा को। और एन किसको बोलते हैं? कोस गामा को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एल इक्वल्स टू कोस अल्फ़ा क्या होता है? ए एक्स डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। कोस बीटा यानी ए वाई डिवाइडेड बाय ए, और कोस गामा यानी ए जेड डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर है, वो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ में अल्फा बीटा एंगल्स बना रहा है, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन होते हैं। वो कैसे दी जाते हैं? कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, जिनकी वैल्यू हम लोग, जो हमारा गिवन वेक्टर ए है ना, वो कैसे दिया होगा? एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप, इसी फॉर्म में होगा ना। तो उससे हम लोग, ए तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होता है जो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो दे सकते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर्स का सम जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तीनों के स्क्वायर्स का सम यानी 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पर देखो, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा हमारा कितना बनेगा? 1 बनेगा, ठीक है। तो अगर आप एक कैप लिखना चाहते हो ना, तो वो कितना आ जाएगा? एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? देखो, कोई वेक्टर ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और ए और बी दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है जिसको हम थीटा मान लेते हैं, उसका कोसाइन, ठीक है। इसका मतलब कोस थीटा, ओके। तो यहाँ से हम लोग कोस थीटा कैसे निकाल सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। तो ये चीज़ कब यूज़फुल होती है? इन सबसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ही हैं। तो अगर हम लोगों को दो वेक्टर से ए और बी, उनके बीच में एंगल निकालना है, तो उस एंगल को निकालने का फॉर्मूला कैसा आएगा? यहाँ से आएगा। कोस थीटा क्या होगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, और दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो कोस थीटा आ जाएगा हमारे पास में। अब अगर हमसे पूछते हैं अगली चीज़, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर का हम लोग बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए का बी पर प्रोजेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो उसको हम किसे देंगे? ए वेक्टर फिर डॉट डॉट प्रोडक्ट किससे? बी की जो डायरेक्शन है उसमें कंपोनेंट चाहिए तो बी कैप से, ठीक है। तो ए का बी पर प्रोजेक्शन क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी कैप, राइट। उसके बाद में देखो, कुछ कुछ चीज़ें जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से देते हैं, जैसे वी की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे दिया जाता है? ओमेगा क्रॉस आर से, या एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। टॉर्क की बात करें, आर क्रॉस एफ से दिया जाता है। वी क्या होता है? ओमेगा क्रॉस आर। टॉर्क टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। ऐसे ही एल वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम की बात करें, वो कैसे दिया जाता है? आर क्रॉस
फिर से यहाँ पर ये लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ फॉर्मूला जो क्रॉस प्रोडक्ट से दी जाते हैं वो वाले। अब हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। कैसे दिया जाता है? ट्रिपल स्केलर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। इसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। कैसे निकालते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी को? ए वेक्टर है तो कैसे दिया होगा? ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के के। बी वेक्टर है वो कैसे दिया हुआ होगा? बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के के। ऐसे ही सी वेक्टर, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ किसका? ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। बी एक्स बी वाई बी जेड और सी एक्स सी वाई सी जेड, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए हमको ए डॉट बी क्रॉस सी, तो हम लोग यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो निकाल देंगे तो वो चीज़ हमको मिल जाएगी, ठीक है। अब ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इससे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, तो देखो, एक तो हमको अगर बोले कि वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पाइप हैविंग ए बी सी एस कॉन्करेंट एजेस, ठीक है। वॉल्यूम, अब इसको भी हम पूरा नहीं समझेंगे, है ना, क्योंकि फिर तो वही हो गया कि पूरा पूरा पढ़ना, हमको केवल रिकॉल ही करना है। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप पता होगा ना कैसे बनता है, इसमें कॉन्करेंट एजेस होती है, उन्हीं को लेते हैं। हैविंग ए बी सी एस तो वो जो वॉल्यूम है ना वो इस पूरा ये जो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं इसके मैग्नीट्यूड से दी जाती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ओके। और अगर हम बोलें कि कोप्लानरिटी क्या होती है, या फिर अगर कोई तीन वेक्टर से वो कोप्लानर है, इसकी कंडीशन क्या होगी? तो कोप्लानर कब होंगे कोई तीन वेक्टर्स ए बी सी? जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाए। इसका मतलब कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अगर ये चीज़ जीरो आ जाती है इसका मतलब वो कैसे? कोप्लानर है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। अगर आपको ये लिखना है, मतलब ये कैलकुलेशन करनी है, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? एक बार तो बी बाहर निकालेंगे, एक बार सी बाहर निकालेंगे, ठीक है। बी पहले बाहर निकालो तो बी वेक्टर, ठीक, सॉरी, हाँ, बी वेक्टर, उसके बाद में अंदर क्या बचेगा? ये सी बचा था, ठीक है। तो ए डॉट सी, ओके, माइनस का बी बाहर निकाल, जब सी बाहर निकालेंगे तो सी वेक्टर। अब क्या बचा? ए और बी बचे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में बी ए डॉट सी माइनस का सी ए डॉट बी, ये एक वेक्टर है जो कि बी क्रॉस सी के साथ में कोप्लानर है और परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखो, अगर ग्रेड ऑफ फाई की बात करें, यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है। तो अभी हम क्वांटम बैठे तो उसमें भी आ गया था वैसे, ग्रेड फाई यानी ये इसका नोटेशन हो गया। कैसे देते हैं हम लोग? डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ के कैप, ठीक है। इसके ऊपर फाई यानी यहाँ पर फाई, तो फाई सब में चला जाएगा, तो सिंपली डेल फाई बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के कैप आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया ग्रेडियंट फाई। उसके बाद में अगर हम को बोले कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है फाई का ए की डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, क्या पॉइंट है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव कोई फंक्शन है फाई, ठीक है, और फाई इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। फाई कोई स्केलर फंक्शन होगा क्योंकि हम ग्रेडियंट किसका लेते हैं? किसी स्केलर फंक्शन का लेते हैं ना, और ए वेक्टर डायरेक्शन है उसकी, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में तो कोई स्केलर फंक्शन फाई है, उसका हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए है ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना यानी ग्रेड फाई निकालना। ग्रेडियंट हमको क्या देता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। उसके बाद में किस डायरेक्शन में चाहिए? ए वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए। तो अभी हमने देखा था प्रोजेक्शन जब चाहिए था ए का बी की डायरेक्शन में, तो हमने क्या किया था? बी कैप से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर हमको ए की डायरेक्शन में चाहिए है ऐसा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो हम इसका ग्रेड फाई को किसकी डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन में, यानी ए कैप से डॉट प्रोडक्ट करवा दूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रेड फाई डॉट ए कैप। उसके बाद में देखो दो चीज़ें, एक तो कोई टेंजेंट प्लेन निकालना है हमको किसी पॉइंट पी के ऊपर, या फिर हमको किसी पॉइंट पी के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन वगैरह निकालनी है, ठीक है। तो एक तो क्या चीज़ हो सकती है? टेंजेंट प्लेन
एट पी, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास में, नॉर्मल निकालना है हमको, ठीक है। नॉर्मल की इक्वेशन एट पी, तो कैसे निकलेगी, देखो आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर डॉट ग्रेड फाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। और दूसरा आर वेक्टर, 2 मिनट बताऊंगी, एक बार लिख लो ना, आर वेक्टर माइनस आर कैप, सॉरी आर वेक्टर स्मॉल आर डॉट क्रॉस, अरे क्रॉस ग्रेड फाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें हमको क्या होता है, फाई यानी कोई स्केलर फंक्शन वो पूरा दिया हुआ होता है, ठीक है। उसका हमको ग्रेडियंट निकालना होता है। ग्रेड निकालने का तरीका ये इससे निकालते हैं। उसके बाद आर और स्मॉल आर, ठीक है। तो हम लोग को कोई पॉइंट दिया होता है कि भाई ये प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन दे दी, तो वो प्लेन की इक्वेशन तो आपके फाई बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको बोलेंगे कि किसी पॉइंट पी पे निकालें, तो जो पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे 1 2 3, ठीक है। तो वो 1 2 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, वही ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एक तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जिसको यहाँ पर हम स्मॉल आर आर जो भी आपको, देखो इसमें नोटेशन बता देती हूँ, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइप का हो जाएगा, पर यार चीज़ समझ में आनी चाहिए, तो पता नहीं पड़े तो। देखो फाई का मतलब क्या होगा, जैसे कि आपको बोल दिया कि इक्वेशन फॉर टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस 2x(z)² माइनस 3xy प्लस 4x इक्वल्स टू 7, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना आपको दी रखी होगी कि ये सरफेस है, तो वो तो आपका फाई हो गया। तो यहाँ से आपको ग्रेड फाई निकालना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपको निकालना है टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट पी, तो पी के कोऑर्डिनेट मान लो 1 -1 2 ये दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका फॉर्मूला क्या है, आर माइनस आर डॉट ग्रेड फाई इक्वल्स टू 0, और नॉर्मल में क्रॉस ग्रेड फाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अगर कन्फ्यूज है ना डॉट कब आता है, तो डो इसमें टी आ रहा है और टेंजेंट टी से स्टार्ट हो रहा है, तो इस हिसाब से देख लेना, ठीक है। अब फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, कैपिटल आर है ना, इसको तो आप लोग मान लेना एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, और ये वाली चीज़ है ना, इससे आप लोग स्मॉल आर वेक्टर लिख लेना, आई कैप माइनस जे के प्लस, लिख देती हूँ आई कैप माइनस जे के प्लस 2 के कैप, ठीक है। उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेना। तो समझ में आया, ग्रेड फाई फाई इस तरह की चीज़ होगी जिससे हम लोग ग्रेड फाई निकालेंगे। जो पॉइंट दे रखा होगा उससे हम लोग स्मॉल आर बनाएंगे, और कैपिटल आर हम लोग एक्स वाई जेड वाला ये चीज़ मान के चलेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टेंजेंट के लिए डॉट प्रोडक्ट आएगा, इसके लिए नॉर्मल अगर निकालना है किसी पॉइंट पी के ऊपर, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। देखो कुछ आइडेंटिटीज होती है, जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि आपको यू वी वेक्टर, ठीक है। ये यू के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं है, मतलब दिख रहा है कि स्केलर है, ठीक है, और ये वेक्टर है। यहाँ पर आपको डॉट आ गया, इसका मतलब क्या, डाइवर्जेंस लेना है। कुछ नहीं आता तो ग्रेडियंट लेना है, डॉट आ गया तो डाइवर्जेंस लेना है, और क्रॉस आ जाता है तो कर लेना है। तो यहाँ पर ये डाइवर्जेंस ये सब तो आता होगा ना, तो डाइवर्जेंस लेना है यू वी वेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डेल डॉट, तो ये किसके साथ हो सकता है, डाइवर्जेंस हम किसका लेते हैं, किसी वेक्टर फील्ड का लेते हैं ना। इसका मतलब कि इसका ऑर्डर का भी ध्यान रखना, अगर यू पहले लिखा हुआ है तो हम जब भी कुछ चीज़ लिखेंगे उसमें यू पहले ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि यू तो बाहर आ जाएगा, और डाइवर्जेंस किसका, इसका ले सकते हैं, तो डेल डॉट वी वेक्टर, ठीक है। उसके बाद में फिर यू का क्या कर सकते हैं, यू स्केलर है, स्केलर का हम लोग ग्रेडियंट ले सकते हैं ना, तो प्लस इसका ग्रेडियंट ले लो, इसका ग्रेडियंट ले लोगे, तो यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, वो हमको वेक्टर मिल जाएगा। तो फिर वेक्टर का हम क्या कर सकते हैं, किसी हमारे पास वी क्या है, दूसरा वेक्टर है ना, तो वेक्टर के साथ में किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसका मतलब ये जो वेक्टर है इसका हम वी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। आपको ये चीज़ ना मतलब समझ में आनी चाहिए कब हमको ग्रेडियंट यूज़ में लेना है, कब हमको क्या यूज़ में लेना है, ठीक है। अगर स्केलर आ गया तो हम उसका ग्रेडियंट लेंगे ताकि वेक्टर क्वांटिटी बन जाए, और फिर हमको डॉट कराना है तो यहाँ पर डॉट करवा देंगे। और अगर यहाँ पर हमारे पास में इसके साथ तो डायरेक्ट डॉट हो सकता था, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करा दिया और फिर यू को हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। तो 2-3 बार इसको सोच के करोगे तो सारे फॉर्मूले जैसे जितने भी निकलते हैं ना वो सारे हो जाएंगे। अब जैसे कि आपको बोल दिया डेल क्रॉस यू वी वेक्टर, इसको करो, है ना। तो क्या करोगे, अब इसमें कर्ल भी किसका ले सकते हो, वेक्टर का कर्ल ले सकते हैं। और हमको तो क्या करेंगे, एक बार तो यू देख लो, सिंपल बाहर डाल दो, ठीक है। और क्योंकि ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए ना, तो यू को पहले लिख देंगे। उसके बाद में वी वेक्टर है, इसका हम कर्ल ले सकते हैं, तो डेल क्रॉस वी वेक्टर कर लो, प्लस फिर यू स्केलर है तो इसका हमको इसके ऊपर लगेगा तो किस फॉर्म में जाएगा, जब ये इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो इसको ग्रेडियंट की फॉर्म में ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रेड यू हो गया, फिर ये वेक्टर बन गया, और हमको क्या कर लेना है, तो इसका हम जो वी वेक्टर उसके साथ में कर ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आनी चाहिए। उसके बाद में एक और है, ये तो जोरदारी है, डेल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो ये ऐसा कैसा मैं लिख रही हूँ, ऐसा कैसा ध्यान में रखना ना, याद रह जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। देखो क्या होगा,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो वेक्टर से उनका डॉट प्रोडक्ट का हम लोग ग्रेडियंट ले रहे हैं, तो इसके अंदर क्या बनेगा हमारे, ए वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस डेल क्रॉस ए प्लस ए वेक्टर डॉट डेल वेक्टर बाहर बी वेक्टर, यार ये सब वेक्टर ये लगा लेना खुद ही है ना, प्लस बी वेक्टर डॉट डेल वेक्टर और ये ए वेक्टर, ठीक है। तो इसको तो बस एक दो बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। उसके बाद में देखो जो हमारे प्रॉपर्टीज़ है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल क्या होता है, जीरो होता है, और क्या जीरो होता है, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई जीरो होता है, ठीक है। एक तो डी सी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जीरो होता है, और एक सी जी यानी कर्ल ऑफ ग्रेड किसका लेंगे, ग्रेडियंट किसी स्केलर फंक्शन का लेंगे ना, तो ग्रेड फाई जीरो होता है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जीरो, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई जीरो, कन्फ्यूज में होता है, ये तो काम आता ही है। फिर एक और मोस्ट यूजफुल रिजल्ट, डेल क्रॉस ए क्या होता है, ईडी में बहुत काम आता है ना, डेल क्रॉस ए क्या प्रॉपर्टी है, डेल डॉट ए माइनस का डेल स्क्वायर ए, ये होता है, ठीक है। एक और चीज़ क्या है, अगर हमको बोला जाए कि यूनिट वेक्टर निकालना है हमको परपेंडिकुलर टू सरफेस फाई, कोई सरफेस है फाई, उसके परपेंडिकुलर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वो ग्रेडियंट निकाल के, ग्रेडियंट निकालते तो हमको कोई ग्रेडियंट क्या बताता है, उसके परपेंडिकुलर तो बताता है वेक्टर, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर चाहिए हैं, तो ग्रेड फाई निकाल के जो कुछ भी आ रहा होगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ग्रेड फाई, ठीक है। उसके बाद में देखो, अगर फाई जो है ना, बाकी तो हमको आता है, ग्रेड क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स आई के प्लस डेल बाय डेल वाई जे के प्लस डेल बाय डेल जेड के के, इसके ऊपर फाई को लगा देंगे जैसे अभी पहले देखा था। अब अगर हमको दिया जाए कि जो फाई है वो आर का फंक्शन है, ठीक है, इफ फाई इज अ फंक्शन ऑफ आर, उस केस के अंदर ग्रेड फाई क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फाई को आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डेरिवेट करेंगे फाई को विथ रेस्पेक्ट टू आर, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि जो आर कैप है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर लिख सकते हैं, तो आर कैप जो आ रहा होगा हमारे, उसके हम लोग क्या लिख देंगे, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर लिख देंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टीज क्या क्या है, देखो मैं पहले बता रही हूँ, अगर एक बार किया हुआ होगा ना तो ही समझ में आएगा, बाकी तो मेरे को नहीं लगता ज़्यादा समझ में आ पाएगा, तो एक बार मैं इसका रखी हो तो रिकॉल करने के लिए ही यूज़ में लेना, ठीक है। और बाकी चाहो तो पहले भी देख सकते हो, ताकि जब देखो तो आइडिया लगा जाए कि कुछ पढ़ा हुआ है एस यू वी, ठीक है। तो देखो डेल डॉट आर वेक्टर कितना होता है, 3 होता है, ये भी यूजफुल रिजल्ट है, काम आते रहता है, निकाल के भी देख सकते हो। सिंपल आर वेक्टर को एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के लिखना, और फिर इसका डेल बाय डेल एक्स, तो उसके साथ में 1 + 1 + 1 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में देखो एक और प्रॉपर्टी आती है कि अगर एफ एक कॉन्स्टेंट वैक्टर है, इफ़ एफ इज़ अ वैक्टर, लगा ही देती हूँ, कहीं अगर नहीं लगाऊँ तो मान लेना ना, इतनी बार लगाऊंगे। अगर एफ वेक्टर जो है ना वो एक कांस्टेंट वेक्टर है, तो उस केस के अंदर डेल एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर हमको निकालने के लिए बोला, तो वापस हमको एफ वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अगर एफ एक कांस्टेंट वेक्टर है, तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो एफ वेक्टर का आर वेक्टर के साथ में और फिर उसका ग्रेड निकाल देते हो, तो हमको वापस वो की वही चीज़ मिल जाएगी ना, क्योंकि एक बार तो आप उसके साथ में एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करा रहे हो, ठीक है, और फिर यहाँ से आप लोग उसके साथ में क्या करो, एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हो, तो वापस हट जाएगा, ठीक है। तो हमको एफ का एफ ही मिल जाएगा, इन केस वो कॉन्स्टेंट वेक्टर है, तो अगर उसमें एक्स वाई जेड आ गए तो फिर तो नहीं रहेगा ना। तो अगर एफ एक कांस्टेंट वेक्टर है तो ग्रेड ऑफ एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर एफ वेक्टर ही हमको मिल जाएगा। अगली चीज़ देखो क्या आती है, अगर हमको वेलोसिटी जो है किसी पार्टिकल की वो वी वेक्टर दे रखी है, ठीक है, और आपको बोलना है कि जो सर्कुलेशन निकालना है आपको वी वेक्टर का क्लोज कर्व सी के अराउंड, तो वो आप कैसे निकालोगे, देखो वी वेक्टर अगर हमको दे दी है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, उस केस के अंदर हमको बोला है कि सर्कुलेशन ऑफ वी वेक्टर राउंड क्लोज्ड कर्व सी, ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वी वेक्टर डॉट डी आर है ना, डी आर वेक्टर, ठीक है, ऐसे निकल जाता है। ऐसे अगर हमको बोला जाए कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, कोई कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है, अगर वो एक क्लोज्ड कर्व पे मूव कर रही है, ठीक है, मतलब कोई पार्टिकल उस कंजर्वेटिव फील्ड में किसी क्लोज्ड कर्व पे मूव कर रहा है, तो उसके द्वारा किया गया टोटल कार्य यानी टोटल वर्क डन कितना होगा, तो वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। क्या चीज़ है अगला पॉइंट कि वर्क डन
बाय अ कंजर्वेटिव फील्ड इन मूविंग अ पार्टिकल राउंड है, ज़्यादा छोटा हो गया क्या, क्लोज्ड कर्व कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, वैसे कंजर्वेटिव फील्ड का पता कैसे करोगे कि कोई फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है, उसका कर्ल ले लेना। ठीक है ना, जैसे कि आपको दे रखा है, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ एफ। ठीक है, ये फील्ड अरे यार तो अगर ये एफ कोई दे रखी फील्ड, इसका आप लोग कर्ल ले लेना डेल क्रॉस एफ। ठीक है, अगर डेल क्रॉस एफ 0 आ जाता है, अगर डेल क्रॉस एफ 0 आ जाता है, इसका मतलब वो कैसी फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड हो गई। ठीक है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई और ये कंजर्वेटिव फील्ड है, तो उस केस के अंदर वर्क डन जो होगा क्लोज पाथ में, उसको पार्टिकल को चलने में जो भी बोलो, तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हुई। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो हमको दे रखा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा अगर डेल एम बाय डेल वाई निकालते हो आप और डेल एन बाय डेल एक्स निकालते हो। एम डी एक्स है, एन डी वाई है, अगर आप डेल एम बाय डेल वाई निकालते हो, डेल एन बाय डेल एक्स निकालते हो, वो दोनों चीज़ें बराबर आ जाती, तो आप लोग बोलोगे कि ये क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग को जो थ्योरम है वो देख लेते हैं हमारी, जैसे कि हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, देखो एक तो ये ओनली किसके लिए, क्लोज सरफेसेस के लिए है, ओनली फॉर क्लोज सरफेसेस। थ्योरम क्या बोलती है कि जो वॉल्यूम इंटीग्रल है डेल डॉट ए डी वी का, जो वॉल्यूम इंटीग्रल है डेल डॉट ए डी वी का, इसको हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में जब हमको चेंज करना होता है, उस केस के अंदर हमारे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज में आती है। या फिर आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, क्यों ऐसे लिख सकते हो कि सरफेस इंटीग्रल है ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ए डी वी। इसको इधर लिखा है बस, है ना, और डबल डबल की जगह डायरेक्ट ये लिख दिया, वी और एस मान लेना। तो सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर किस काम में आता है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ए डी वी लिख सकते हैं। ये हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो चुकी है। ठीक है, अब अगर कन्फ्यूज आते हो इसमें क्या होता है, तो मैंने तो इसे ध्यान रख रखा है कि यहाँ पर ये रहा एस, यहाँ पर ये रहा वी। अब खुद को चाटना पड़ेगा, हाँ अगर एक बार देख लोगे तो पता पड़ जाएगा। यानी सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल में रिलेशन देती है। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसका एस ले लेना, इसके दो छोड़ के इसका वी ले लेना। ठीक है, उसके बाद में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बाद में स्टोक्स कर्ल थ्योरम देख लेते हैं हम लोग। स्टोक्स कर्ल थ्योरम, ठीक है, अब ये किस किस में रिलेशन देती है, तो देखो सबसे पहले तो ये तो किसके लिए, ओपन सरफेसेस के लिए, ये क्लोज के लिए थी ना, ओनली फॉर ओपन सरफेसेस। राइटिंग बस आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ओनली फॉर ओपन सर्फेसेस। तो देखो इसके अंदर क्या है, कर्ल, यहाँ से एल उठा लो, इसका फर्स्ट उठा लो। ठीक है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम तो फर्स्ट और ये लास्ट वाला उठा देना, यानी ये सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल को कनेक्ट करती है। ओके, कैसे, ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, लाइन इंटीग्रल किसके बराबर होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डायल क्रॉस ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम ओनली फॉर ओपन सर्फेसेस, क्या लाइन इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का किसके बराबर होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस यानी कर्ल ऑफ ए डॉट डी ए वेक्टर। समझ में आया। उसके बाद में ग्रीन थ्योरम देखो, ग्रीन थ्योरम क्या बोलती है कि ये इंटीग्रल ओवर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसके बराबर होगा, डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई। ठीक है, डी एक्स डी वाई। ठीक है, उसके बाद में देखो ये तो रहने दो, चलो देख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि फंक्शन कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट है वेक्टर। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे देखते हैं, वैसे क्वांटम हो चुका है, बस इतना से ध्यान रखना आपके, डिटरमिनेंट 0 होता है तो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या है कि एंगल चाहिए हमको, कोई दो सरफेसेस है φ1 φ2 उनके बीच में, तो हम क्या करेंगे, एंगल बिटवीन
टू सरफेसेस φ1 एंड φ2, ठीक है। क्या हो जाएगा वो, कोस थीटा। मान लो कि उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो कोस थीटा कैसे दिया जाएगा, ग्रेड φ1 डॉट ग्रेड φ2 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ग्रेड φ1 मोड ऑफ ग्रेड φ2, ठीक है। तो जो φ1 φ2 दो सरफेस थे, इनका ग्रेडियंट निकालेंगे जिनसे हमको इन दोनों की डायरेक्शन पता चल जाएगी। जब डायरेक्शन पता चल जाएगी तो कोस थीटा निकालने का फॉर्मूला हमने शुरू में ही देखा है, ठीक है। तो उससे निकालेंगे बस ग्रेड φ1 डॉट ग्रेड φ2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का मॉड्यूलस, तो वो हमको एंगल मिल जाएगा दो सरफेसेस के बीच में, ओके। अभी लाइन इंटीग्रल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, ये थ्योरम के अंदर ही कवर्ड हो गया, ऐसा मान लेना है ना। तो ये वेक्टर अलजेब्रा के लिए सफिशिएंट है, सफिशिएंट इन द सेंस रिकॉल करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। क्योंकि 25 मिनट तो हो गए, इससे ज़्यादा और कितना रिकॉल करेंगे, फिर तो वो हो गया कि पूरा चैप्टर ही करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करते रहना खुद, मैं केवल इसलिए इसको करवा रही हूँ ताकि एग्जाम के बाद में जब एक बार अपन सारा सिलेबस कर लेते हैं तो एक साथ सारी चीज़ें देखनी होती है, तो आप लोग इसको ही डबल स्पीड पर चला के देख सकते हो, ठीक है। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर चैप्टर पढ़ा होगा ना तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें थी। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि थोड़ा थोड़ा समय एक्सप्लेन करते हुए चलूँ, फिर भी देख लेना अपने अकॉर्डिंग, है ना। बाकी आई थिंक थोड़ा आइडिया तो लगी क्या होगा हर चीज़ का, अगर पढ़ा हुआ है तो कि कैसे क्या हो रहा है। नोटेशंस वाइज थोड़ा सा डिफरेंस आता है, पर वो भी आप बड़े हो समझ में आ जाता है क्या चीज़ चल रही, ठीक है। तो अगला जो करते हैं वो मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं, ओके। मैट्रिक्स, ठीक है। अब थोड़ा स्पीड से कराती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैट्रिसेस तो मैंने पढ़ा भी रखा है आपको चैनल के ऊपर ही, ठीक है। तो उसका तो और जल्दी, वो भी वैसे बेसिक रिकॉल ही था। तो देखो हम लोग बोलेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब कोई मैट्रिक्स ए है, हमको उसको बी से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ कॉलम्स जो ए में है वो किसके बराबर होंगे, बी के अंदर जो नंबर ऑफ रोज है उसके बराबर होंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, ठीक है। उसके बाद में देखो पीरियोडिक मैट्रिक्स इसको बोलते हैं हम लोग। पीरियोडिक मैट्रिक्स, कोई ए मैट्रिक्स है उसको हम लोग पीरियोडिक कब बोलेंगे, जब ए की पावर k+1 हम निकालते हैं और हमको वापस ए मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स पीरियोडिक है, क्योंकि उसको जब हम k+1 बार उससे मल्टीप्लाई कराते रहते हैं, मतलब ठीक है, एक की पावर जब k+1 निकालते हैं तो हमको वापस ए मिल रहा है। यहाँ पर फिर k क्या हो जाएगा, उस मैट्रिक्स का पीरियड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स ए का हम स्क्वायर निकालते हैं और वो ए के बराबर आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स कैसी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है या तो सिंगुलर होती है या फिर नॉन सिंगुलर यूनिट मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो या तो आइदर सिंगुलर होगी या फिर हम बोलेंगे कि ये नॉन सिंगुलर अगर है तो ये यूनिट मैट्रिक्स होगी, ठीक है। उसके बाद में निलपोटेंट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, अगर हम ए की पावर p निकालते हैं और वो 0 मिल जाता है, ठीक है, तो हम लोग उसको निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर p उसका इंडेक्स हो जाएगा, ए की पावर p 0 हो रहा है ना, 0 हो रहा है यानी नील, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स और p उसका क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, अगर ए स्क्वायर जो है वो आई के बराबर है, ठीक है। अगर आप इसको देखो ना तो a डॉट ए इक्वल्स टू आई, इसका मतलब ए किसके बराबर होगा, इसके उधर भेजो तो ए इन्वर्स के, इसका मतलब ये कैसे सेल्फ इन्वर्स मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इनवॉल्यूटरी यानी सेल्फ इन्वर्स मैट्रिक्स ही होगी जहाँ पर ए स्क्वायर आई के बराबर है, इस तरीके से देख सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बोलते हैं, अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं और वो ए के बराबर आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे वो मैट्रिक्स कौन सी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब देखो अगर हमको पूछा जाए कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स एक एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, ज़्यादा शॉर्ट में हो गया, पूरे पूरे आप लिख लेना है ना। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे दिया जाता है, एन इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आता भी है इसके ऊपर, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी ए का ट्रांसपोज ए के बराबर और ये इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स एन एन प्लस 1/2। ऐसे हमको बोला जाए एंटी सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोल देंगे, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो कैसी एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसा होगा तो उस ऐसी मैट्रिक्स के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 0 होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, 0 होंगे तभी तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो पाएगी। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस से आ रहा है तो डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, और ट्रांसपोज लेना तो पता है ना, रो कॉलम को इंटरचेंज करना है हमको बस,
तो यहाँ पर अगर हमको बोले नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कितने होंगे, तो वो कितने हो जाएंगे, n इंटू एन माइनस वन बाय टू. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इन एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज गिवन बाय n माइनस वन डिवाइडेड बाय टू. अब देखो कोई भी मैट्रिक्स है ना, तो हम उसको सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं. कैसे? कोई मैट्रिक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ पार्ट प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये तो उसका सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा, ये उसका एंटी सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा. ठीक है, निकालोगे तो वापस ये आएगा ना, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा. तो कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के कॉम्बिनेशन के रूप में इस तरीके से दे सकते हैं. सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक हो गया. उसके बाद में देखो हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स हम लोग किसे बोलते हैं. ओके, तो देखो डैगर ऑपरेशन लास्ट क्लास में ही बताया था. हर्मिशियन तब होगी कोई मैट्रिक्स अगर हम उसका डैगर निकाल रहे हैं और वो उसके बराबर आ जाए. यानी अगर ए डैगर ए के बराबर आ रहा है ना, तो उस केस में हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स कौन सी, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी. इस केस के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यार इधर से भिड़ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स है वो कैसे होंगे, यहाँ पर रियल होंगे. डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, रियल होंगे. और अगर हमसे पूछा जाए कि मिनिमम कितने रियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं एक मोस्ट जनरल एन क्रॉस एन हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए. ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स फॉर मोस्ट जनरल एन क्रॉस एन हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो वो कितने हो जाएंगे हमारे पास में, एन. ठीक है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स तो रियल होते ही है ना, इसका मतलब कि एन क्रॉस एन मैट्रिक्स से तो दिख रहा है. तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, जब ए डैगर ए के बराबर हो जाता है तो उसको हर्मिशियन बोलते हैं. डायगोनल एलिमेंट्स रियल होते हैं. मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट जो जरूरत होती है वो एन क्रॉस एन हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए एन से दिए जाते हैं. ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए हमको बोला जाए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. ठीक है, तो ए डैगर किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो स्क्यू हर्मिशियन है. यहाँ पर अब डायगोनल एलिमेंट्स किससे होंगे, या तो वो रियल होंगे, सॉरी रियल तो इसमें था, या तो वो जीरो होंगे या फिर वो प्योरली इमेजनरी होंगे. ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में ए डैगर माइनस ए के बराबर होता है. और इसके डायगोनल एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कैसे होते हैं, या तो जीरो होंगे या फिर वो कैसे होंगे, प्योरली इमेजनरी होंगे. ओके, और इस केस के अंदर अगर हमको बोला जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स कितने होंगे फॉर मोस्ट जनरल एन क्रॉस एन स्क्यू हर्मिशियन या एंटी हर्मिशियन जो भी लिखो, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं ना, तो जीरो की जरूरत होगी हमको. ठीक है, यानी कि इसमें रियल एलिमेंट्स मिनिमम कितने होने चाहिए, तो जीरो होंगे तो भी चलेगा अपने. तो हर्मिशियन एंटी हर्मिशियन का समझ में आया, आगे चलते हैं. कोई भी मैट्रिक्स है वो सिंगुलर कब होगी, सिंगुलर तब होगी जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो जीरो आ जाता है. ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स कैसे सिंगुलर है. उसके बाद में देखो अगर हमको कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, ऑर्डर उसका एन क्रॉस एन है. ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन क्रॉस एन है और डिटर्मिनेंट जो है ए का हमको वो स्मॉल एम दे रखा है. ठीक है, ए मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन ऑर्डर की है, डिटर्मिनेंट ए हमको एम दे रखा है. तो अगर हमको बोला जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है उसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होगा, तो वो कैसे दिया जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था, एम था, एम की पावर एन ऑर्डर था ना, तो एन माइनस वन. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. तो अगर ए एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट एम है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वो स्मॉल एम की पावर एन माइनस वन होगा. ठीक है, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये छोटी क्लासेस में पढ़ लिया था हमने. ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है. उसके बाद में हमको बोले कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, अगर ए ट्रांसपोज यानी ए ट्रांसपोज ए जो है वो आई के बराबर आ जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है वो कैसी होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी. और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना होगा, प्लस माइनस वन होगा. ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स इसको बोलेंगे डैगर ऑपरेशन के साथ में. ठीक है, ए एट डैगर इक्वल्स टू ए डैगर ए, अगर वो हमारे पास में आई के बराबर आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो यूनिटरी मैट्रिक्स है. यहाँ पर इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो यूनिट मॉड्यूलस का होता है. ओके, और ये जो दोनों हैं इनके आइगन वैल्यूज यूनिट मॉड्यूलस की होगी. अब देखो अगला पॉइंट है ए और ए का ट्रांसपोज, इन दोनों की आइगन वैल्यूज सेम होती हैं. ठीक है, ए और ए ट्रांसपोज हैव सेम आइगन वैल्यूज, प्रॉपर्टीज है ये, है ना, सेम आइगन वैल्यूज होती हैं. उसके बाद में देखो जो सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स,
सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिक्स से इनके आइगन वैल्यूज़ कैसी होती है, रियल आइगन वैल्यूज़ होती है। और जो एंटी सिमेट्रिक और एंटी हर्मिशियन हम बोल सकते हैं, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, ठीक है, उनके आइगन वैल्यूज 0 या फिर हम बोल सकते हैं कि प्योरली इमेजनरी आइगन वैल्यूज होती हैं, ठीक है। सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो रियल आइगन वैल्यूज होगी, और एंटी सिमेट्रिक और एंटी हर्मिशियन है तो फिर 0 या फिर प्योरली इमेजनरी आइगन वैल्यूज होगी, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें डायगोनल मैट्रिक्स की, एम यानी मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स की, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसकी आइगन वैल्यू जो है वो क्या होंगे, जो उन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स है वही उनकी आइगन वैल्यूज हो जाएगी, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, इन केसेस के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना, वो डायगोनल एलिमेंट्स ही उनकी आइगन वैल्यूज होगी, ठीक है। उसके बाद में अगर हमको बोला जाए कि देखो एक और प्रॉपर्टी ये कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स अगर है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, उसकी आइगन वैल्यूज कितनी होगी, क्या होगी, 0 आइगन वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए बोला जाए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो उसकी ईवी आइगन वैल्यूज है ना, आइगन वैल्यूज क्या होगी, 0 और 1 ये होगी, ठीक है। अगर हम लोग सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म लगाते हैं तो उसके अंडर में जो आइगन वैल्यूज होती है वो चेंज नहीं होती है, तो आइगन वैल्यूज रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आइगन वैल्यूज remains invariant under similarity ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद में देखो n क्रॉस n मैट्रिक्स है कोई, ठीक है, उसकी सारी एलिमेंट्स क्या है, 1 है, कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट जो है वो 1 है, तो उस केस के अंदर जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो क्या होगी, एक आइगन वैल्यू तो 1 हो जाएगी और बची हुई सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। n क्रॉस n मैट्रिक्स है, सभी एलिमेंट उसके 1 ही है, तो एक आइगन वैल्यू तो n हो जाएगी और बाकी सब क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में देखो अगर कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो रोज एंड कॉलम्स है, रोज या फिर कॉलम्स जो भी हो रहा है उस केस के अंदर वो स्केलर मल्टीपल हो एक पर्टिकुलर रो एंड कॉलम के, ठीक है। n क्रॉस n मैट्रिक्स है, उसके रो या फिर कॉलम जो है वो एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के स्केलर मल्टीपल्स है, जैसे कि 1 2 3 है तो फिर उसके मतलब 1 2 3 सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 6 ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। ऐसे अगर केसेस बन रहे हैं उस केस के अंदर हमको बोला जाए कि आइगन वैल्यूज़ क्या होगी, तो उस केस में आइगन वैल्यूज़ क्या होगी, ट्रेस, ठीक है। ट्रेस किसको बोलते हैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, तो ट्रेस और बाकी सारी 0, ठीक है। तो ये आइगन वैल्यूज़ कैसी है, डिजनरेट है, और इनकी डिजनरेसी क्या है, n-1, क्यों, क्योंकि एक तो अलग आ गई ना ट्रेस और बाकी सब 0 है, तो ये सारी डिजनरेट है, तो यहाँ पर इनकी डिजनरेसी क्या होगी, n-1 डिजनरेसी, समझ जाना, ठीक है, n-1 डिजनरेसी होगी, ओके। अब देखो केले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है हमको, केले हैमिल्टन इक्वेशन, तो ये थ्योरम जो भी बोलो यार, ठीक है, क्या बोलती है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, उसकी खुद की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन इक्वेशन, खुद की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है हर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद में देखो अगर आपको इक्वेशन लिखनी हो ना, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, अगर क्वाड्रेटिक है तो आप इस फॉर्म में उस चीज़ को बना सकते हो, ओके। और अगर आपको वो उसमें 3 पावर की बनानी है, 3 डिग्री की, तो लैम्डा क्यूब क्वाड्रेटिक ना हो तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, माइनस लिखा था, ऐसा कैसे बन गया, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, और क्यूब वाले ऑर्डर की चाहिए हो तो लैम्डा क्यूब माइनस के बाद में ट्रेस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या लैम्डा क्यूब था, अगला ऑर्डर क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर होगा, अल्टरनेट माइनस प्लस चलते हैं, तो माइनस आ गया तो प्लस आएगा, प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इंटू लैम्डा, प्लस आ गया अब माइनस आएगा,
और लास्ट में क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डायरेक्ट लिख दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, 3 के लिए चाहिए तो लैम्डा क्यूब माइनस का ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू लैम्डा माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें एक्सपांशन देख लेते हैं। e की पावर x का एक्सपांशन करना तो क्या होगा, क्योंकि मैंने इसी के साथ में पढ़ाया तो मैं इसी के साथ में लिखा रही हूँ, है ना। e की पावर x का एक्सपांशन करना है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे लिख दो साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, ठीक है। कॉस एक्स का चाहिए हैं, 1 से स्टार्ट होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और सो ऑन, ठीक है। तो वही प्लस माइनस अल्टरनेट चलते हैं, इसमें और पावर्स, इसमें इवन पावर्स, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद में देखो, अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n है, तो उस मैट्रिक्स की रैंक n हो जाएगी, क्योंकि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n है, तो उसकी रैंक n हो जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट आप ये देख, ये रैंक से रिलेटेड पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है ना। रैंक निकालते हैं ना हम किसी मैट्रिक्स से, उससे रिलेटेड। तो देखो, रैंक ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस है, उनका प्रोडक्ट किया और हमने उनका प्रोडक्ट करने के बाद में उसकी रैंक निकाली है, तो वो जो रैंक निकल के आती है वो किसी भी मैट्रिक्स की रैंक से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कोई मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है। ए की कुछ रैंक मान लो, बी की कुछ रैंक मान लो, मैंने उन दोनों का प्रोडक्ट करके ए बी मैट्रिक्स निकाली, तो उस मैट्रिक्स की, ए बी मैट्रिक्स की अब जो मैं रैंक निकालती हूँ वो ए की जो रैंक थी और बी की जो रैंक थी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो लिखो इसको वर्ड्स में, तो रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस कैन नॉट एक्सीड रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद में इसी के अंदर यहाँ पे लिख दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअली ये बीच में ऐसा है क्योंकि मैंने क्या किया कि मतलब वीडियो बनाने से पहले एक बार खुद पूरे चैप्टर को पढ़ा है, फिर उसमें से रफ के ना जो जो पॉइंट्स मुझे निकालने थे वो निकाल के लिखे। तो जैसे कि कोई एग्जाम्पल करा, उसके अंदर ये चीज़ यूज़ में आ गई, किसी एग्जाम्पल में ये चीज़ यूज़ में आ गई, तो मैंने वो सारा एक ही साथ लिख दिया, क्योंकि ये चीज़ें भी वैसे सबको याद होती थी, लेकिन फिर भी एग्जाम में याद आनी चाहिए वापस, है ना, भूल नहीं जावे, तो इसलिए, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। सॉरी, रैंक के बीच में आ गया। रैंक के लिए 2 पॉइंट्स हमने कर लिए, ठीक है। रैंक का मेथड पूरा नहीं बता रही हूँ क्योंकि हम लोग केवल रिकॉल ही कर रहे हैं। तो देखो, कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास में, हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो अगर जो ए की रैंक है वो सी की रैंक के बराबर हो जाती है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो इक्वेशन है वो कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। अब उसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो अगर ए और की रैंक जो कि सी की रैंक के बराबर है, अगर वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स के बराबर है, अगर वो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स के बराबर है, तो उस केस के हम लोग के अंदर हम लोग बोलेंगे कि इसका कैसा यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर हम लोग बोलेंगे कि वो कम है नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से, तो उस केस के अंदर इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो क्या केस था, जब ए और सी की रैंक बराबर हो। अगर मान लो ए और सी की रैंक बराबर ही नहीं हो, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, अगर रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, बराबर नहीं है हमारे दोनों मैट्रिक्स की रैंक, तो उस केस के अंदर जो इक्वेशन है वही हमारी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। और अगर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो गई, इसका मतलब उसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। रैंक ऑफ ए अगर सी के बराबर है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, अगर वो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स के बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, उससे कम है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, और अगर रैंक बराबर ही नहीं है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी इक्वेशन, तो उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का भी रिवीजन हो गया। तो अप्रोक्स लगभग 45 मिनट्स होने में। नेक्स्ट चीज़ हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रिवाइज कर लेते हैं। ये चीज़ चैनल पे भी करवा रखा है, ये वाला पुराना। तो देखो, जो जो मेन चीज़ें याद रखने की है सिर्फ उन्हीं को देखते हुए चलते हैं। एक्स क्यूब अगर 1 है तो एक्स क्या हो जाएगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसके रूट्स, प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, ठीक है।
यानी यहाँ पर हम लोग ओमेगा और ये सब क्या होते हैं, यहाँ पे जो देख लो ओमेगा क्या होता है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 माइनस का आयोटा रूट 3/2 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक अगर हमको करनी होती है तो डिफरेंशिएबिलिटी पूरा आप लोग देख लेना। एफ डैश एक्स जो है वो डिफरेंशियल कैसे लिखते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। उसके बाद में क्या चीज़ें याद रखने की, सी आर कंडीशन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सी आर कंडीशन क्या होती है कि डेल यू बाय डेल एक्स क्या हो जाता है, डेल वी बाय डेल वाई, और डेल यू बाय डेल वाई क्या हो जाता है, माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स हो जाता है। ठीक है ना, ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजनरी पार्ट होता है, इतना तो याद है ना। डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई के बराबर, और डेल यू बाय डेल वाई किसके बराबर होगा, माइनस का डेल वाई बाय डेल एक्स के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद में ये तो अपनी सिंपल ये फॉर्म हो गया। अगर हमको पोलर फॉर्म में बोला जाए कि पोलर फॉर्म में सी आर कंडीशंस क्या होती हैं, तो वो कैसे लिखी जाएगी, डेल यू बाय डेल आर किसके बराबर होगा, 1 का आर डेल वी बाय डेल थीटा। यहाँ पर ध्यान रख सकते हो कि अगर नीचे आर है ना तो फिर नीचे ही आर आएगा, अगर मतलब पहले आर है तो कन्फ्यूज हो गए तो डेल यू बाय डेल आर, अगर यहाँ पर पहले हम आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इधर एक साइड आर नीचे है तो दूसरी साइड भी एक आर नीचे होगा, ऐसे ध्यान रख लेना। ठीक है, बाकी नॉर्मल याद है तो अच्छी बात है। और डेल यू बाय डेल थीटा, तो यहाँ पर माइनस आर और फिर डेल वी बाय डेल आर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोस आयोटा वाई पूछे क्या होता है, हाइपरबोलिक में निकलना हो तो यहाँ पर सिंपली कोस ऑफ हाइपरबोलिक वाई होता है। लेकिन अगर साइन के अंदर आ जाता है आयोटा वाई तो आयोटा बाहर आएगा और फिर साइन हाइपरबोलिक वाई होगा। ठीक है, कोस आयोटा वाई तो डायरेक्टली कोस हाइपरबोलिक वाई, और साइन आयोटा वाई में आयोटा बाहर आएगा फिर साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन है उसको हम हार्मोनिक फंक्शन कब बोलेंगे, कोई भी फंक्शन है उसे हम लोग हार्मोनिक फंक्शन कब बोलेंगे, जब वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, जब वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। जैसे उसके रियल पार्ट यू है, इमेजनरी पार्ट वी है, तो कब होंगे वो लोग हार्मोनिक फंक्शन, जब डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर 0 होगा। इसका मतलब यू जो है वो एक हार्मोनिक फंक्शन हो गया। ये कंडीशन होती है ना लाप्लास इक्वेशन की। ठीक है, डेल टू फाइव 0 तो उस तरीके से। और उसके बाद में अगर वी के लिए लिखना चाहे तो डेल टू वी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाय डेल वाई स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इन फंक्शंस को हम लोग फिर यू और वी को हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। उसके बाद में देखो मिलने थॉम्पसन मेथड जो होता है वो हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, मिलने थॉम्पसन मेथड। ओके, तो पहला केस जब आपको u दे रखा हो, रियल पार्ट दे रखा हो, ठीक है, व्हेन u इज गिवन, तब आप लोग क्या करोगे, डेल यू बाय डेल एक्स निकालना, वो जो मिलेगा उसको फाइव वन एक्स कोमा वाई मान लेना। डेल यू बाय डेल वाई निकालना, वो जो मिलेगा उसको आप लोग फाइव टू एक्स कोमा वाई मान लेना। ठीक है, मतलब कि वो फाइव वन एक्स वाई का फंक्शन आएगा और वो फाइव टू एक्स वाई का फंक्शन आएगा, इसको फाइव वन मान लेना, इसको फाइव टू मान लेना। ठीक है, अब यहाँ पर इनके अंदर जो एक्स है ना उसको तो जेड रख दो और वाई को 0 रख दो, एक्स को जेड रख दो और वाई को क्या रख दो, 0 रख दो। फिर बाद में हमको यहाँ पे फाइव वन जेड 0 मिल जाएगा, ये क्या मिलेगा, फाइव टू जेड 0। ठीक है, तो यहाँ पर फिर जो हमको फंक्शन निकालना है, हम लोग मिलने थॉम्पसन मेथड यूज़ क्यों लेते हैं, जब हमको एक पार्ट दे रखा हो यानी यू दे रखा हो या वी दे रखा हो, उस केस के अंदर हमको बोला जाए कि एनल मतलब वो अपना पूरा फंक्शन निकालना है एफ जेड। ठीक है, तो वो निकालने के लिए तो एफ जेड कैसे जाएगा, इंटीग्रल ओवर फाइव वन जेड कोमा 0 माइनस का आयोटा फाइव टू जेड कोमा 0। ठीक है, डी जेड और प्लस इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट सी लगा दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ओवर फाइव वन जेड 0 माइनस आइटा फाइव टू जेड 0 डी जेड प्लस सी। मेथड समझ में आया ना, यू दे रखा है, डेल यू बाय डेल एक्स निकाल लो, इसको फाइव वन मान लो, डेल यू बाय डेल वाई निकाल दो, इसको फाइव टू मान लो। एक्स और वाई के फंक्शंस होंगे ये दोनों, एक्स को जेड रखो, वाई को 0 रखो, 0 रखो, एफ जेड क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ओवर फाइव वन जेड 0 माइनस आइटा फाइव टू जेड 0 डी जेड प्लस सी। ये था जब यू दे रखा है, जब वी दे रखा है तो क्या करेंगे, देखो सेकंड केस जब आपको v गिवन हो, ठीक है ना, व्हेन v इज गिवन, उस केस के अंदर क्या करोगे, वही डेल वी बाय डेल एक्स निकालो, डेल वी बाय डेल एक्स को अब इस बार में इसको आप साई की फॉर्म में मानो और वन नहीं टू मानोगे। ठीक है, ध्यान रखना, डेल वी बाय डेल एक्स निकालोगे तो इसको आप लोग साई टू एक्स कोमा वाई मान लो, और डेल वी बाय डेल वाई निकालोगे तो इसको साई वन एक्स कोमा वाई मान लो। ठीक है, इसको साई टू मान लिया, इसको साई वन मान लिया, उसके बाद में वही चीज़ करनी, एक्स को जेड रख दो, वाई को 0 रख दो। ठीक है,
और फिर एफ जेड किस तरीके से दिया जाएगा, इंटीग्रल ओवर साई 1 z0 प्लस, इस बार प्लस आएगा, पिछली बार माइनस था, ठीक है, प्लस आयोटा साई 2 z0 dz प्लस का सी, ब्रैकेट ये खुद मान लेना, ठीक है। एफ जेड क्या होगा, इंटीग्रल ओवर साई 1 z0 प्लस आयोटा साई 2 z0 dz प्लस सी, इसको साई 2 माना था, इसको साई 1 माना था, बाकी ये एक्स को जेड और वाई को 0 वो तो हम लेते हैं जो कि जो ये, ठीक है। उसके बाद में कोशी इंटीग्रल थ्योरम क्या बोलती है, कोशी इंटीग्रल थ्योरम, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड जो है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई सिंगुलरिटी वगैरह जब कुछ नहीं होता ना, तो उस केस के अंदर ये चीज़ हम लोग लगा सकते हैं। तो कोशी इंटीग्रल थ्योरम, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड कैसा होगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद में अगला पॉइंट देखो क्या है, कोई भी लिख ही देती हूँ साथ साथ में, एवरी एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, हर एनालिटिक फंक्शन जो है ना, जो कि एनालिटिक है कहाँ पर, विच इज एनालिटिक एट जेड इक्वल्स टू z0, उसको हम लोग जो z इक्वल्स टू 0 है उस पॉइंट के अबाउट एक पावर सीरीज में एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। एवरी एनालिटिक फंक्शन जो कि एनालिटिक है z इक्वल्स टू z0 पे कैन बी एक्सपांडेड इनटू पावर सीरीज अबाउट z इक्वल्स टू z0, ठीक है। कैसे एक्सपांड करेंगे, एफ जेड इक्वल्स टू समेशन और एन इक्वल्स टू 0 से लेकर इन्फिनिट तक ए एन कॉफिशेंट जेड माइनस z0 की पावर n, ठीक है। तो इसको हम लोग a0 प्लस का a1 फिर z माइनस z0 प्लस सोन इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अलग अलग केसेस बनते हैं, मतलब अलग अलग केसेस इन द सेंस कि जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म में था तो मैं एक ही साथ आपको लिखा देती हूँ कि आंसर क्या आता है, ठीक है। बाकी सॉल्व करके पूरा निकालना, पर अगर आप लोगों ने ये चीज़ें कर रखी है पहले सॉल्व, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ इसे, ठीक है। तो समेशन ओवर एन इक्वल्स टू 0 से लेकर इन्फिनिट तक जेड की पावर एन के लिए जब हम लोग सीरीज़ निकालते हैं, ठीक है, तो सीरीज़ कहाँ कन्वर्ट करती है, तो ये जो सीरीज़ होती है वो कन्वर्ट होती है विथ इन अ डिस्क, ठीक है, जिसके लिए कि सर्कल मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 से हम लोग देते हैं ना उस, अरे यार ये शायद अलग था, ये तो मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1, ये एक सर्कल को बता रहा है जिसकी रेडियस 1 है और जिसका सेंटर 0 0 है, ये चीज़ तो वो है। और अगर समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिट तक जेड की पावर एन की बात करें, तो जो सीरीज़ है वो कन्वर्ट हो जाती है विथ इन अ डिस्क। अभी इन दोनों कोई रिलेशन है या नहीं ये तो मैं खुद ही भूल चुकी हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने एक ही साथ लिखा था, तो देख लेना आप लोग खुद ही, बाकी समझ में आ गया ना, कुल मिला के डिस्क में कन्वर्ट कर जाती है और खुद देख लेना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर समेशन एन इक्वल्स टू 0 से लेकर इन्फिनिट तक जेड की पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल, इस फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, इस चीज़ की, तो ये जो है वो कहाँ कन्वर्ट करती है, तो ये कन्वर्ट करती है इन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, क्योंकि जब n इन्फिनिट को टेंड करेगा तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी n की जो बहुत ज़्यादा हायर वैल्यूज़ होगी, n की जब वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई होगी जब वो इन्फिनिट को टेंड करेगा, तो उन सभी वैल्यूज़ के लिए ये 0 बन जाएगा, इस वजह से ये होल कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कन्वर्ट कर जाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लो, समेशन n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिट तक n का फैक्टोरियल जेड की पावर n, ये ओनली कहाँ कन्वर्ट करती है, जेड इक्वल्स टू 0 पे। यहाँ पर ये चीज़ सही लिखी थी मैंने, इसके साथ रिलेटेड ही है, ठीक है ना, आप लोग को भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा क्या चीज़ थी, क्योंकि वो पूरा वो जो डिस्क या फिर सर्कल जिसके लिए मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 है, उस सर्कल या डिस्क के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना पूरा पावर सीरीज एक्सपांड करके फिर इनकी वैल्यूज़ के लिए देखोगे तो समझ में आएगा। ये यहाँ पर मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखे हैं तो समझ में नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो मतलब एक बार सॉल्व कर लोगे तो कुल मिला के ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो समेशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक जेड की पावर एन जो है ये सीरीज कन्वर्ट कर जाती है डिस्क या सर्कल के अंदर, जिसके लिए कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 हो, यानी जिसका सेंटर 0 0 पे हो, ओरिजिन पे, और जिसकी रेडियस 1 हो। समेशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक जेड की पावर एन डिवाइडेड बाय एन का फैक्टोरियल है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कन्वर्ट कर जाता है, क्योंकि जब एन की वैल्यूज बहुत हाई होती है इन्फिनिट को टेंड करती है तो इसकी वैल्यू 0 आती है। और समेशन एन इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिट तक एन का फैक्टोरियल जेड की पावर एन जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट कहाँ करता है, ओनली जेड इक्वल टू 0 के ऊपर कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में देखो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे दी जाती है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो आर से डिनोट करते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट के ऊपर
ए एन डिवाइडेड बाय ए एन प्लस वन। अब बोलोगे ए एन और ए एन प्लस वन क्या है, तो जो जेड के कोफिशिएंट होते हैं ना उससे हम लोग देखते हैं। जैसे कि ए एन जो है ना वो क्या है, जेड की पावर एन का कोफिशिएंट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो जब सीरीज हमारे पास उसमें जेड की पावर एन का कोफिशिएंट ए एन होता है, तो हमको जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी होती है आर, तो हम कैसे निकालते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट मॉड ऑफ वोट ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन। यानी जेड की पावर एन का कोफिशिएंट ए एन है और जेड की पावर एन प्लस वन का कोफिशिएंट क्या है, ए एन प्लस वन है, ठीक है। उसके बाद में एक बार हम टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले टेलर सीरीज देख लेते हैं ना। अभी ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो बचा हुआ पार्ट है इसको कर लेते हैं। उसके बाद में जो अगला टॉपिक हो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि सही में मैं भी है ना बोल बोल के थक गई हूँ। ऑफलाइन क्लास होती है तो उसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये कि आपको कंटिन्यू रेडियो की तरह बोलना नहीं पड़ता है, ठीक है। आप थोड़ी देर तक बीच में चुप भी रह सकते हो, थोड़ी देर बच्चे लिखते हो उसमें भी टाइम चला जाता है, सॉल्व करने वगैरह में भी जाता है। अब वैसे तो एक साथ कंटिन्यू बस बोल लो, है ना। तो थोड़ा सा और बोलूँगी मैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद में टेलर सीरीज लॉरेंट सीरीज क्या होती है, फिर इसकी सिंगुलरिटीज़ की जो बातें इंपॉर्टेंट वो सारी देख लेते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स खत्म, फिर अगला अगली क्लास में करेंगे, है ना। तो टेलर सीरीज एक्सपांशन देखते हैं। टेलर सीरीज एक्सपांशन तो देखो कैसे दिया जाता है, एफ जेड इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू जीरो से लेकर इन्फाइनाइट तक एफ एन जेड जीरो डिवाइडेड बाय एन का फैक्टोरियल जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन। यहाँ पर एन क्या है, उसका डेरिवेटिव, ठीक है, कि डेरिवेटिव किस ऑर्डर का कर रहे हैं। जैसे कि एफ जेड एक्सपांड करके मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, इससे एफ एन जेड जीरो डिवाइडेड बाय एन का फैक्टोरियल जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन। तो यहाँ पर एफ जेड क्या हो जाएगा, एफ ए एक पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखे तो, ठीक है, ए के वहाँ पर एफ ए प्लस का जेड माइनस का ए डिवाइडेड बाय वन का फैक्टोरियल एफ ए से, ठीक है। सेकंड के लिए बात करें तो जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, तो फैक्टोरियल भी क्या स्क्वायर था तो टू का फैक्टोरियल, और यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा हमारे पास में एफ डबल डेज है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस सोन, ठीक है। एफ जेड इक्वल्स टू एफ ए पॉइंट के अकॉर्डिंग प्लस जेड माइनस ए डिवाइडेड बाय वन का फैक्टोरियल। यहाँ पर जेड जीरो जो है ना वो अगर ए है तो उस केस में, ठीक है, एफ डेस ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू और एफ डबल डेस एंड सो ऑन। यहाँ पर जो एनालिटिक था ना जेड इक्वल्स जीरो, यहाँ जेड जीरो वही चीज़ हमने ए मान के चले है ना। उसके अंदर लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन देख लेते हैं। लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन, ठीक है, कैसे दिया जाएगा, एफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल्स टू जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ए एन जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन प्लस का समेशन एन इक्वल्स टू वन से लेकर इन्फिनिट तक बी एन जेड माइनस जेड जीरो की पावर माइनस एन, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, रेगुलर पार्ट कहा जाता है, ठीक है। और ये जो बी एन यानी जो नेगेटिव पावर वाला पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रिंसिपल पार्ट कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं। तो ये होता है लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन। डिटेल के अंदर अगर आपको देखना है तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैंने पढ़ा रखी है चैनल के ऊपर, तो आप लोग अपनी मैथमेटिकल वाली प्लेलिस्ट है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स पूरी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ अच्छे से एग्जाम्पल समेत समझ सकते हो, ठीक है। ये सब केवल रिविजन के लिए है। उसके बाद में देखो सिंगुलरिटीज़ हम चेक करते हैं कौन कौन सी होती है, हमको पता है रिमूवेबल सिंगुलरिटी, नॉन एसेंशियल, इसेंशियल, ठीक है। तो इनको हम लोग आइडेंटिफाई करने का तरीका शॉर्ट में देख लेते हैं। अगर रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, ठीक है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी अगर है तो उसके अंदर क्या है कि नो प्रिंसिपल पार्ट, पूरा ही लिख देती हूँ, नो प्रिंसिपल पार्ट। इसका मतलब क्या होगा कि जो वन अपॉन जेड की फॉर्म, यार ये हाँ, यहाँ पर समेशन एन इक्वल टू वन से लेकर इन्फिनिटी तक बी एन जेड माइनस जेड जेड पर माइनस एन था, जो कि क्या था, प्रिंसिपल पार्ट था। यहाँ पर नेगेटिव पावर आ रही थी जेड की, यानी कि वन अपॉन जेड स्क्वायर ऐसी वाली जो टर्म्स बनती है वो, ठीक है। तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है अगर, तो उस केस के अंदर उसमें प्रिंसिपल पार्ट नहीं होगा। तो हमको जो फंक्शन दे रखा है हम लोग उसमें देख लेंगे क्या प्रिंसिपल पार्ट है या फिर नहीं है। अगर प्रिंसिपल पार्ट नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि वो सिंगुलरिटी कौन सी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बोलते हैं नॉन इसेंशियल सिंगुलरिटी, पोल भी बोल देते हैं इसको, है ना। नॉन इसेंशियल सिंगुलरिटी के अंदर क्या होगा, जो प्रिंसिपल पार्ट है ना उसमें कितनी टर्म्स होगी, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगी, ठीक है। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है। तो अगर जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम लोग बोलेंगे कौन सी सिंगुलरिटी, वहाँ पे नॉन इसेंशियल सिंगुलरिटी है। और इसेंशियल सिंगुलरिटी किसको बोलते हैं हम लोग, सिंगुलरिटी, ठीक है। अगर वहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स है, अगर वहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स है प्रिंसिपल पार्ट के अंदर तो हम बोलेंगे कि वो कैसी है, इसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है। तो ये हो गए तीनों तरह के सिंगुलरिटीज। उसके बाद में रेसिड्यू कैलकुलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। रेसिड्यू कैलकुलेशन,
इसमें देखो पहला पॉइंट तो क्या है हमारे पास में, अगर हमको सिंपल पोल पे निकालनी है, अगर हमको सिंपल पोल पे निकालनी है, रेसिड्यू कैलकुलेशन करनी है, तो पहला तरीका तो क्या होगा, रेसिड्यू जेड इक्वल टू ए पर एनालिटिक है, वहाँ पर निकालना है अगर, ठीक है। तो रेसिड्यू एफ जेड इक्वल टू ए पे क्या होगा, लिमिट जेड, ये जेड है वह, जेड टेंस टू ए, जेड माइनस का ए एफ जेड, ठीक है। रेसिड्यू जेड इक्वल टू ए पे कैसे निकलेगा, लिमिट जेड टेंस टू ए, जेड माइनस ए इंटू एफ जेड, ठीक है। ये तो दूसरा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर जो हमको फंक्शन एफ जेड दे रखा है ना, वो कुछ इस फॉर्म में है कि फाइव जेड डिवाइडेड बाई साई जेड। हालांकि आपको यही यूज में लेना है, कभी कभी ये वाला क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, कभी कभी ये वाला इस टाइप का लेते तो फिर ये वाला यूज में लेना, बाकी नॉर्मल इससे काम चलता है अपना। तो अगर एफ जेड इस तरह का आ रहा है कि फाइव जेड बाई साई जेड है, जहाँ पर कि साई ए जीरो बन रहा है, जहाँ पर साई ए क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है, लेकिन फाई ए जीरो नहीं है, ठीक है। साई ए जीरो बन रहा है लेकिन फाई ए जो है वो जीरो नहीं है, तो उस केस के अंदर जो रेसिड्यू है जेड इक्वल्स टू ए पर, वो कैसे निकलेगा, फाई ए डिवाइडेड बाय साई डैश ए, ठीक है। तो ये तो इस केस के लिए, बाकी नॉर्मली ये है, तो ये तो याद हो गया। एफ जेड अगर फाई जेड बाय साई जेड है, ए पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं जहाँ पर साई ए जो है वो जीरो बन रहा है, लेकिन फाई ए जीरो नहीं बन रहा है, उस केस के अंदर रेसिड्यू जेड इक्वल्स टू ए पर क्या हो जाएगा, फाई ए डिवाइडेड बाय साई डैश ए, ठीक है। ये दोनों तो चीज़ें सिंपल पोल के लिए थी। अगर कोई एन ऑर्डर का पोल है, पोल ऑफ ऑर्डर एन, उस केस के अंदर आप लोग क्या करोगे कि रेसिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू ए पे कैसे निकलेगा, एन ऑर्डर का है ना, तो वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन का फैक्टोरियल, याद रखना ना, वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन का फैक्टोरियल, फिर डेरिवेटिव लेना एन माइनस वन ऑर्डर का, ठीक है। डी एन माइनस वन, डी जेड एन माइनस वन, अंदर क्या है, जेड माइनस ए की पावर एन एफ जेड, ठीक है। और इस पूरे की कैलकुलेशन के लिए हमको जेड इक्वल्स टू ए पे, ठीक है। तो रेसिड्यू एफ जेड इक्वल्स टू ए पे क्या हो जाता है, वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन का फैक्टोरियल, डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव इस पूरी चीज़ का जेड माइनस ए की पावर एफ जेड का एन माइनस वन ऑर्डर तक जेड के रिस्पेक्ट में एट जेड इक्वल्स टू ए, ठीक है। एक तो ये तरीका। और कहीं कहीं क्या होता है कि कोई फंक्शन एफ जेड है उसको हम एक्सपांड कर पा रहे होते हैं, तो उस केस के अंदर जब आप उसको एक्सपांड कर सकते हो, तो वन बाय जेड टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है रेसिड्यू, ठीक है। तो रेसिड्यू और कैसे निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय जेड इन एक्सपांशन ऑफ एफ जेड, ठीक है। एफ जेड के एक्सपांशन के अंदर 1 बाय जेड का जो कोफिशिएंट होगा वो होता है रेसिड्यू। तो रेसिड्यू कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आई थिंक सिंपल पोल और मल्टीपल ऑर्डर के पोल के लिए जो चीज़ें वो आपको समझ में आ गई होगी, ओके। अब रेसिड्यू कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट तो है, पर क्यों है, क्योंकि हम लोग इसे इंटीग्रल निकालने के लिए यूज में लेते हैं। इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड अगर अपने को निकालना होता है तो वो किसके बराबर होता है, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज एट पोल्स विथिन सी, ठीक है। जो जितने भी पोल्स होंगे उन सब पोल्स के ऊपर निकालना है, और किन पोल्स पे निकालना है, जो कि वो जो काउंटर है सी उसके अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर सी जो हमारा काउंटर है उसके अंदर जो पोल्स आ रहे हैं, उन्हीं पोल्स के ऊपर हमको रेसिड्यू निकालना होता है। अब ये उन्हीं पोल्स के अंदर वो अपने एग्जाम्पल्स वगैरह करोगे ना, तो उसमें देख लेना, आप लोग पूरा समझ लेना, ठीक है। तो 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज एट पोल्स विद इन सी, ओके। अब यहाँ पर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, यानी साइन कोस ये सब चीज़ें आ रही होती ना, तो उस केस के अंदर जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। डी जेड हमारा वहाँ पर बनता है, सॉरी डी थीटा बना देते हैं, डी थीटा बनता है डी जेड बाई आयोटा जेड। कोस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2 जेड प्लस 1 बाय जेड। साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं 1/2 आयोटा जेड माइनस 1 बाय जेड, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो लिमिट हमारी थीटा की लिमिट क्या 0 से 2 पाई तक थी ना, क्योंकि पहले फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक था, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग जेड वाली फॉर्म के अंदर चेंज करके फिर इंटीग्रल को सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो कोस थीटा को ये लिखा, साइन थीटा को ये लिखा, 0 से 2 पाई लिमिट थी, वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीग्रल ओवर सी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जेड ये होता है, तो ये सब कोस को साइन को ये लिखते हैं। उसके बाद में देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना नॉर्मल, अगर डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई तक डी थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है। इसको निकालना है अपने को कि इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसका आंसर डायरेक्टली याद रख लो, 2 पाई
डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपको नॉर्मली कुछ टर्म्स दी होगी 3, 5 या जो भी देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग इस चीज़ निकाल सकते हो। क्वेश्चन आया हुआ भी है काफ़ी टाइम एग्जाम्स के अंदर, तो इसको डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यूज होगी उसको पुट कर देना बस। तो इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई तक डी थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा, जहाँ पर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0 है, इसके बराबर होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किया, ओके। बाकी जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स वगैरह है वो तो देखो आपको उसमें मतलब एक बार पूरा टॉपिक करोगे तो समझ में आएंगे, ऐसे डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला से तो उसमें कुछ होगा नहीं। जो रियल पार्ट इमेज वो सारा मतलब कुल मिला के आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, कि अपर वाले के अंदर ही लेते हैं, अपर हेमिस्फीयर वाले पॉइंट्स और वो सारा तो एक बार कर लेना। बाकी एक बार रिविजन के लिए आई थिंक कॉम्प्लेक्स के लिए इतना चीज़ सफिशिएंट है। तो अभी आज की क्लास में तो इतना ही, बाकी चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप ये जो चीज़ है वो आपके लिए मतलब बेनिफिशियल होगी, ठीक है।